नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों, कॉन्सेप्ट मस्ती के इस नए अध्याय में हम आपके लिए हिंदी के अंतर्गत संधि पढ़ा चुके हैं और आज आपके लिए लाए हैं समास। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं हम। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी किसी भी बड़ी बात को छोटे शब्दों में ही कहना समास है। यानी कि जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं वो सब समास के ही अंतर्गत आते हैं। और समास दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, वो भी ऐसे शब्द का निर्माण करता है जो सार्थक शब्द हों। साथ ही साथ आइए जानते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 समास का इसमें से लगभग सभी मानिए तो इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप देख सकते हैं कि नीचे हमने कुछ लिखा है इनके बारे में, इनकी कुछ विशेषता बताए हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द की प्रधानता होती है और अव्यय शब्द ही उपसर्ग होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक पद होते हैं। तत्पुरुष समास होगा तो उसमें कारक पद जरूर जुड़े होंगे। कारक पद क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कर्मधारय समास में विशेषण और उपमा की प्रधानता होती है। उसमें किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है या किसी चीज़ से तुलना की जाती है उसकी उपमा देकर। और द्विगु समास में संख्या पद होते हैं, यानी कि संख्या गिनती होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। इस पर चौराहा ऐसे करके शब्द आएंगे, तिराहा, चौराहा। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होते हैं जो डैश नुमा होते हैं, 2 शब्द होता है उनके बीच में डैश होता है। और बहुव्रीहि समास की विशेषता ये है कि वो कहता तो कुछ और है लेकिन इशारा किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ करता है। अभी उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहने का मतलब क्या है। आइए देखते हैं। अव्ययी भाव समास में अव्यय और उपसर्ग समास। हमने लिखा अव्यय उपसर्ग समास। ये अव्यय क्या होता है? अव्यय दोस्तों वो चीज़ होता है जो अपने परिवर्तन में अपने स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि वो जैसा है वैसा ही पसंद करेगा। उसके रूप, रंग यानी कि लिंग, वचन और उसके कारक में वो चेंजमेंट नहीं बर्दाश्त करता है। जब उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। उसमें एक खास तौर पे इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं। उपसर्ग मतलब आप जानते हैं ना, जो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। मैं अभी बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। और उसमें खास तौर पे अनु, प्रति, यथा, आ ऐसे करके उपसर्ग लगे होते हैं, यानी कि सबसे पहले लगा होता है। और इस प्रकार का कोई चीज़ आएगा तो आप जान जाएंगे कि अव्ययी भाव समास से। तत्पुरुष समास में कारक पद, कारक आप जानते हैं 7 होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, अपदान, शब्दान, ये सब कारक हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप बताएंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर इसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को कि कारक क्या चीज़ होते हैं। कारक की बस इतना जान लीजिए कि तत्पुरुष समास में को, के, से, के लिए, से, अलग का जहाँ संभावना हो तो वहाँ पे से, का, के, की, में, पर, यही सब आएंगे। इतना ही शब्द आते हैं। अगर किसी वाक्य में किसी समास का विग्रह करने पर इतना शब्द आ गए तो वो जानिए कि वो तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास में विशेषण और उपमा दी जाती है। विशेषण यानी कि कोई शब्द आएगा तो वो शब्द अपने बगल वाले शब्द की विशेषता बताएगा। कोई शब्द आता है कर्मधारय समास में तो अपने बगल वाले शब्द की, अपने साथ आए हुए शब्द की ही विशेषता बतलाता है या उपमा देता है। उपमा मतलब किसी से तुलना करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो चंद्रमा जैसा सुंदर है, यानी कि जैसा चंद्रमा सुंदर है वैसे ये भी सुंदर है। इसकी उपमा हम चंद्रमा से चंद्रमा की उपमा इससे हम तुलना में लगा रहे हैं। अगर उस टाइप की कोई शब्द आए तो आप जानिए वो कर्मधारय समास है। उसमें खास तौर पे उसका जब विग्रह करते हैं तो आता है जो और के समान। जब उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। द्विगु समास में संख्या पद होते हैं। उसमें बता दिए हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके होते, चौराहा, तिराहा ऐसे करके होते हैं।
उसमें समूह या समाहार, अक्सर विग्रह करने पर उसका समूह या समाहार आता है। द्वंद्व समास का बात है तो उसमें योजक चिन्ह आते हैं। उसमें अगर विग्रह करेंगे उस समास का, यानी कि उसको फैलाएंगे, तो और, अथवा, या, एवं इस टाइप का शब्द आता है। बहुब्रीहि समास में विशेषता तो बतलाता है। देखिए, ये द्विगु भी विशेषता बतलाता, ये कर्मधारय भी विशेषता बतलाता है, ये बहुब्रीहि भी विशेषता बतलाता है। लेकिन ये जो कर्मधारय है ये विशेषता अपने साथ आए हुए शब्द की बताएगा, और बहुब्रीहि विशेषता किसी तीसरे पर्सन की बताएगा, कोई ऐसा पर्सन जो उसके उस लाइन में या उस शब्दकोश में नहीं है। जब उदाहरण देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए उदाहरण शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास, सबसे पहले इसको लेकर चलेंगे। इसमें हम बताए हैं कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय शब्द यहाँ पे हम लिख देते हैं। अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वो होते हैं जो अपने लिंग, वचन और कारक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, आप खुद समझ में आ जाएगा इसका। अव्यय समास का एक ठो उदाहरण लिया जाए। देखिए यहाँ पे उदाहरण अव्यय समास, एक उदाहरण लीजिए यहाँ पे। यथा शक्ति, बहुत अच्छा उदाहरण है, पॉपुलर उदाहरण है, इसीलिए हम आपके लिए लिखे यथा शक्ति। अब देखिए हमने कहा है, इसको समझिए पहले अव्यय शब्द क्या होते हैं। इसमें ये जो यथा है ये अव्यय है, ये जिसके साथ लग जाएगा वो वाकई उसके पीछे आप कितना भी परिवर्तन करना चाहेंगे कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इससे पहले एक चीज़ समझिए, सबके ऊपर हमने लिखा है IF, SF, 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 B। IF का मतलब कि प्रथम पद, IF यहाँ पे हमने लिखा है, पूर्व पद होता है। IF का मतलब पूर्व पद, और SF का मतलब होता है उत्तर पद। यहाँ पे जितने भी लिखे पूर्व पद उत्तर पद क्या होते हैं, जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पे हम आपको ऊपर ही लिख दे रहे हैं, आप हमेशा देखते रहिएगा। किसी भी, इसको हटा देते हैं हम, इससे कोई मतलब नहीं है। जब विस्तृत पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे। आपको थोड़ा सा बस जानकारी के लिए लिख दें, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, आपके जानकारी के लिए हम लिख दें थोड़ा सा। पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद, यानी कि इसमें आया हुआ ये पहला पद है, ये दूसरा पद, यानी कि ये पूर्व पद हो जाएगा और ये उत्तर पद होता है। तो ये सब चीज़ें जब विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप बताएंगे, विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ आपको बता देंगे। तब तक शॉर्टकट के लिए आप इसको जानिए। यथाशक्ति, अगर यथाशक्ति में अगर इसके वचन में परिवर्तन करें, एक वचन है ये, इसमें बहुवचन बना देंगे यथाशक्तियों। ये आप उच्चारण कर देखिए यथाशक्तियों, ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि यथाशक्तियों नहीं हो सकता है। ये यथाशक्ति का यथाशक्ति ही रहेगी। यथाशक्ति का मतलब होता है कि शक्तियों के अनुसार, शक्तियों के अनुसार यथाशक्ति, शक्तियों के अनुसार, यानी कि
आप ऐसे पहचानेंगे कोई शब्द हो और उसका या तो बहुवचन कर दें, एक वचन में तो या उसके लिंग में परिवर्तन कर दें, स्त्री है तो पुरुष कर दें, या फिर उसके कारक में परिवर्तन का की कु में परिवर्तन कर दें। अगर परिवर्तन नहीं होता है, अगर परिवर्तन करने पर एडजस्टमेंट सही से नहीं बैठता है तो जानिए कि अव्ययी भाव समास है। यानी कि इधर उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग जुड़ा हो तो आप जान जाएंगे कि वो अव्ययी भाव समास है। और उपसर्ग बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसको कहेंगे तो हम अलग से पढ़ा देंगे। और छोटी सी जानकारी के लिए केवल आप रखिए कि अगर इस प्रकार का कोई शब्द आए तो आप डेफिनेटली पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। आइए और कुछ देखिए, कोई भी समास आप तभी कर सकते हैं जब उस समास का अच्छे से आप अर्थ निकाल लें। कोई शब्द दिया हो, अगर आप उसका अच्छे से अर्थ निकाल लेंगे तो आप जरूर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा समास है। अगर यहाँ पे देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये हो गया। अब यहाँ कह दें कि शक्तियों के अनुसार, ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि परफेक्ट नहीं बैठ रही है। आइए अगला एक उदाहरण लेंगे और अच्छे समझ में आएगा। एक और उदाहरण लीजिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, दिन दिन। इसको दिनों दिनों नहीं कर सकते क्योंकि अगर कर देंगे तो उसके लिंग वचन परिवर्तन करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। जो प्रति जो पहले से लग गया, प्रति मतलब एक ही होता है, यानी कि एक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन। ये प्रति उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका, अनुरूप, अनुरूप, रूप के रूप के योग्य, अनुरूप रूप के योग्य। यहाँ पे अनु लगा है, अनु एक उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव समास हो गया। अब इसी तरह से आप और उदाहरण करिए और उसमें देखेंगे कि जो भी उपसर्ग है, जो भी अव्यय शब्द आए हुए हैं, यानी कि अपने परिवर्तन का विरोध करेंगे, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। अगली संधि है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है, सबसे बड़ा समास तत्पुरुष समास होता है। इसमें भी 6 भेद होते हैं, लेकिन उनको न बताकर हम एक साथ बताएं कि इनमें से कोई एक शब्द आ जाएगा तो हम मान लीजिए कि तत्पुरुष समास हो गया जब समास का विग्रह करेंगे। तो आइए एक शब्द लेते हैं, आपको उस शब्द से ही समझ में आ जाएगा। आप एक शब्द लीजिए, स्वर्गवास। स्वर्गवास। हमने आपको कहा था कि किसी भी अगर कोई भी समास वाला शब्द दिया हो और पूछे किसी में कौन सा समास है, तो उस अगर समास का आप थोड़ा सा बड़ा रूप कर देंगे ना, थोड़ा सा अपने शब्दों में तोड़ देंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा समास है। आप अच्छे से पहचानिए, प्रैक्टिकली उसको पहचानिए। रटने कोई जो उतने रटेंगे तो आप हमेशा भूल जाएंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे और अच्छे से बेझिझक आप समास एक्यूरेट कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। स्वर्गवास यानी कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है? स्वर्ग मतलब स्वर्ग, वास मतलब स्थान या रहने का जगह। स्वर्गवास यानी कि इसका आप जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग का निवासी भी हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं। हम कहते हैं कि किसी का स्वर्गवास हो गया, यानी कि वो स्वर्ग चला गया है, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, इसलिए उसका स्वर्गवास हो गया है। और यहाँ पे स्वर्गवास में देखेंगे, यहाँ पे को है और यहाँ पर भी को है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। बेझिझक, कोई शंका नहीं और कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगला स्टेप पे आइए, एक और उदाहरण हम लेते हैं। गौशाला बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जितने भी उदाहरण दोस्तों हम लिखवा रहे हैं वो सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और इसीलिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है। आप देखते रहिए। गौशाला यानी कि गो के लिए, शाला यानी गाय के लिए, गाय के लिए
शाला। शाला मतलब जानते हैं, शाला मतलब घर होता है। शाला मतलब घर, जहाँ गाय रहती है उसको गौशाला कहते हैं। गाय के अगर दे कि गौशाला में कौन से संधि है तो तुरंत आप उसको इमेजिनेशन करके और उसको सोचिए क्या हो सकता है, उसका अर्थ निकालिए। गौशाला यानी कि गौशाला उसको कहते हैं जिस घर में गाय बांधी जाती है उसको गौशाला बोलते हैं, यानी कि गाय का घर। गाय के लिए जो घर बना होता है उसको गौशाला कहते हैं। और यहाँ पे जब के लिए आ गया तो के लिए के हिसाब से आपका ये तत्पुरुष समास हो गया, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेकर जल्दी से देखिए आप। अगर एक उदाहरण ले कि गृहपति, एक उदाहरण ले गृहपति। गृह मतलब घर होता है, घर। गृह मतलब घर, घर का पति। पति मतलब कि हेड, मालिक। घर का हेड कौन है? गृहपति, घर का पति। गृहपति मतलब घर का पति जो होता है, घर का जो हेड होता है उसे गृहपति कहते हैं। और इसमें का आ गया है इसलिए आपको यहाँ पे भी का है, और इस नियम के अनुसार यह आपका तत्पुरुष समास हो गया। जो भी समास देगा गृहपति दे देगा, गृहपति में कौन सा समास है आप तुरंत उसका रूपांतर विस्तारित रूप करिएगा कि गृहपति यानी कि घर का पति। घर का जो पति होता है, जो मालिक होता है उसको गृहपति कहते हैं। और जब गृह का पति आ गया उसमें का आ गया तो का आप दो तुरंत कर लीजिएगा। इन्हीं विशेषताओं में से का आपका तत्पुरुष समास में होगा, इसलिए इसमें गृहपति में तत्पुरुष समास है। आइए आगे चलते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई वो नहीं है। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तुरंत आप सब चीज़ कर लेंगे। आइए चलते हैं कर्मधारी समास में। कर्मधारी समास जिसमें विशेषता और उपमा दी जाती है किसी शब्द की, और उसमें खास तौर पे आता है जब उसका विग्रह करते हैं तो है जो आता है के समान आता है। आइए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उपमा अलंकार की, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको वो कर दें। इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। आइए, कमल नयन। कमल नयन इसका मतलब क्या होता है? कमल मतलब कमल का फूल होता है, नयन मतलब आँख होता है। यानी कि कमल मतलब कमल का फूल और नयन मतलब आँख है। तो इसको विस्तारित रूप कीजिए तो होगा कमल नयन, यानी कि हमने कहा कि तुलना की जाती है, या उसमें है जो आएगा या के समान आएगा। तो इसमें आ गया कमल के समान, कमल के समान जो नयन, नयन या आँख, नयन को आँख कहते। कमल के समान नयन यानी कि आँख। अगर दे दे कि कमल नयन में कौन सा समास है, तुरंत उसका विस्तारित रूप कीजिए कि कमल नयन यानी कि कमल के समान उसका नयन है, इसलिए उसको कमल नयन कहा जा रहा है। यानी कि मृग नयनी, मृग के समान जिसकी नयन है, आँख है, उसको मृग नयनी कहते हैं। इसलिए कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन है, आँख है, इसलिए उसको कमल नयन कहा गया है। और जब के समान का चीज़ आएगा तो के समान वर्ड आपका आ जाएगा कर्मधारी समास में। समझ में आया? एक और उदाहरण लीजिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। परमानंद। परमानंद, परमानंद का आप विखंडन कीजिए, विस्तारित रूप कीजिए, देखिए क्या बनता है। परमानंद का मतलब कि परम है आनंद, जो वह आनंद जो एकदम परम है उसको परमान आनंद कहते हैं। इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो आइए देखिए, परम है परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद है जो आ गया है, और है जो यहाँ से है। इस तरह से
यहाँ पे ये कर्मधारय समास होगा, बीच में आपका है जो ना आ गया, ये कर्मधारय समास होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरल है। आइए एक और बहुत अच्छा उदाहरण आपको हम करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, इनको मिटाना पड़ेगा वो उदाहरण समझने के लिए आपको। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। राष्ट्रपति, राष्ट्र मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र, आपका ये जो राष्ट्रपति है, ये आइए देखिए यहाँ पे एक बार, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, यहाँ पे का आ गया है, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, यहाँ पे का आ गया है। और का इसमें से किसने बताया है? हमने का बताया है कि जहाँ पे का आ जाएगा वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, इसलिए राष्ट्रपति तत्पुरुष समास में आएगा, कर्मधारय समास में नहीं आएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो तत्पुरुष समास में का उदाहरण है, और तत्पुरुष समास में राष्ट्रपति आएगा क्योंकि वो राष्ट्र का पति होता है, राष्ट्र का मालिक होता है, इसको याद रखिएगा। आइए आपको कर्मधारय समास का एक और उदाहरण आपको बताते हैं। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो कर्मधारय समास, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप उसका विखंडन करेंगे, उसका विस्तारित रूप करेंगे तो आपको आ जाएगा है जो, तो कर्मधारय समास। अगले समास पे चलते हैं। आप आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा जब तो इस नियम को आप याद रखिएगा। इसके बाद PDF पेपर जब हम हल कराएंगे तो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए द्विगु समास में संख्या पद, उसमें समूह या समाहार होता है। संख्या पद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होते हैं। जैसे आपका हमने बताया था कि जैसे आपका आ जाएगा तिराहा, तिराहा यानी कि 3 रास्तों का समूह, 3 रास्तों का समूह। ये 2 जगह से पकड़ में आ रहा है, एक यहाँ से पकड़ में आ रहा है, यहाँ पे समूह है यहाँ से, और तिराहा में 3 है, यही है। एक ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद है, इसलिए यहाँ पे तिराहा, 3 रास्तों का समूह तिराहा यानी कि ये द्विगु समास में आएगा। इसी तरह से आप आगे चलेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट एक इसमें उदाहरण है, इम्पोर्टेंट पंचवटी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पंचवटी में होता क्या है कि इसका जब विखंडन करेंगे हम, पंच मतलब 5, वटी मतलब वृक्ष, 5 वट यानी कि वृक्ष, 5 वटों वृक्षों का समूह या समाहार भी हो जाएगा। 5 वटों वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। जिस जंगल में 5 वृक्ष पाए जाते हैं 5 प्रकार के, वो पंचवटी कहा जाता है। 5 भी आ गया, समूह भी आ गया, एक संख्या पद भी है, एक इधर समूह भी है। इस तरह से यहाँ पे द्विगु समास होगा। एक और एग्जाम्पल इस तरह से आप ले लेंगे, तिरंगा, तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा होता है। इसी चौराहा, 4 रास्तों का समूह चौराहा हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। आशा ये भी आप समझ गए होंगे। अगर
और आपको उदाहरण चाहिए तो अगला वीडियो PDF पेपर का जब बनाएंगे हम उसमें विस्तृत उदाहरण देंगे और ख़ास तौर पर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए उन्हीं को हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या योजक चिन्ह होगा और उसमें उसका विग्रह करेंगे तो और अथवा या एवं आएगा। आइए एक उदाहरण देखिए, जैसे अन्न जल, ये नहीं भी आ सकता है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या होगा। इसका जब विस्तारित रूप करेंगे अन्न और जल हो गया, अन्न और जल, अन्न जल, और का सेंस आया, यहाँ भी और का सेंस है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा ये। अब एक और उदाहरण लीजिए, दिन रात या रात और दिन ले लीजिए, यहाँ पे रात दिन, इसका हो जाएगा रात और दिन, यहाँ भी और आ गया। इसी तरह से या और की जगह पे आपका अगर अथवा भी आ गया या वह भी आ गया या भी आ गया तो ये सब आपका द्वंद्व समास में। सबसे आसान समास यही है द्वंद्व समास, उसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कि ये है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ये लगे होते हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। इसी तरह से आपका जय पराजय हो जाएगा, फिर से आपका लाभ हानि हो जाएगा, ये सब आपका द्वंद्व समास में ही आएंगे। अब आइए बहुब्रीहि समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास में हमने बताया है कि विशेषता बतलाता है लेकिन किसी तीसरे पर्सन का, यानी कि जो है उसका नहीं बताएगा, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी कि बात कर रहा है इसके बारे में लेकिन मेन जड़ है उसका तो कहीं दूसरे ओर। जैसे किसी भी चीज़ का बात करेंगे तो एक थर्ड पर्सन का इमेज मस्तिष्क में बन जाता है, वही बहुब्रीहि समास है। आइए देखते हैं वो किस प्रकार का समास है। देखिए आ जाएगा कि दशानन, दे देगा कि दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन किसको कहते हैं? जिसके 10 मुख हो उसको दशानन कहते हैं, यानी कि 10 है मुख या आनन मुख को ही कहते हैं जिसके। 10 है आनन, यानी कि 10 मुख हैं जिसके। तो किसके 10 मुख हैं? हम सभी जानते हैं कि रामायण में रावण के 10 मुख थे, इसलिए 10 मुख हैं जिसके, यानी कि रावण के 10 मुख थे। रावण है, ये तीसरे पद की व्याख्या बता रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। दशानन ने एक बार जिक्र किया, इसके बाद यहाँ पे मुख का जिक्र किया जिसके 10 मुख हैं, और उसके बाद निकला है आपका रावण। रावत यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे रावण होगा। रावण भी लिखते हैं और रावण भी लिखते हैं। रावण ये आपका ओरिजिनल नाम है, शुद्ध नाम है रावण। आइए एक और इस पे उदाहरण देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। लंबोदर, लंबोदर ये इसको लिखते हैं कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि हाँ वही गणेश जी हैं, भगवान गणेश। लंबा है उदर जिसका गणेश, गणेश जी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की यहाँ बात आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि अगर आ जाएगा प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, प्रधान मंत्री में कौन सा समास है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा मंत्रियों में
मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लो। मंत्रियों में है प्रधान, जो उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये आपका आएगा बहुब्रीहि समास में, ये आपका आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में, लेकिन इसकी संभावना आपके तत्पुरुष समास में भी आता है, कर्मधारय में भी आता है। कर्मधारय में ज़्यादा आता है, लेकिन अगर निकटतम की बात करें, अच्छे से प्राथमिकता की बात करें कि शुद्ध रूप से किस में आना चाहिए, तो ये आपके बहुब्रीहि में आएगा। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर कहें आंशिक रूप से कर्मधारय में भी आ सकता है, लेकिन आपका बहुब्रीहि में आएगा। एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों, मैंने बताया कि नंबर भी जिसमें भी आएंगे, नंबर जिसमें भी आएंगे वो द्विगु समास होगा। लेकिन यदि देवी देवताओं में आ जाए नंबर, देवी देवताओं में गणना पद आ जाए, गणना पद आए तो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अगर ऐसे गणना पद आएंगे तो आपका द्विगु समास होगा। अगर देवी देवताओं के नाम में अगर गणना पद आएंगे तो वो बहुब्रीहि समास में आ जाता है। जैसे कि आप वो देख सकते हैं, चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला यानी कि भगवान विष्णु। आप त्रिलोचन देख लीजिए, त्रिलोचन यानी कि तीन नयन है जिसके भगवान शिव। ये सब आपके तीन भले ही आ रहे हैं, चार भले ही आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या देवी देवताओं में आ रहा है, इसलिए आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। इसी में आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री, लंबोदर, पंकज भी आ जाएगा बहुब्रीहि समास में, दशानंद आ जाएगा, त्रिभुवन भी आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे से स्तर पे आप ये इन चीज़ों को बस याद रखें, इसको बस याद रखें, इन विशेषताओं को याद रखें और अच्छे से विस्तार करना जाने, उसके बाद आपके लिए समास एकदम आसान हो जाएगी। आप बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको विस्तार रूप से समझने के लिए, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं। और अगली वीडियो आपके लिए समास पे PDF वीडियो होगा, PDF जैसे संधि बनाया था वीडियो, और इस वीडियो में व्याख्या करके बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अगला वीडियो PDF यानी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के PDF वीडियो होंगे और उसका व्याख्या करके हम बताएंगे समास के बारे में। तब तक के लिए आप इसको याद रखिए और कोई भी दिक्कत हो तो आज आप हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।